हेलो शिनोबी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और आज की कहानी के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। सबसे पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके सपोर्ट की वजह से इंस्टाग्राम पर हमारे 100 फॉलोअर्स पूरे हो चुके हैं। ये छोटा सा नंबर लग सकता है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है। पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने वादा किया था, मैंने 5 मेंबरशिप गिफ्ट भी दिए थे। कुछ लोगों को मिल चुके होंगे और आगे भी ऐसे सरप्राइजेस चलते रहेंगे। अब अगला टारगेट रखते हैं 500 फॉलोअर्स, और अगर आपने ये टारगेट जल्दी पूरा करा दिया तो इस बार सिर्फ 5 नहीं और ज्यादा मेंबरशिप गिफ्ट दिए जाएंगे। ये पूरी तरह आप लोगों पर डिपेंड करता है। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको अब तक का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया। और हाँ, जो भी पहले 5 मिनट में कमेंट करेगा, मैं हर एक को खुद रिप्लाई करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। What if Naruto has a system like solo leveling? ओरोचिमारू का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसने जल्दी से अंगूठे से होंठ के किनारे बहता खून पोंछा। अगले ही पल उसके दोनों हाथ बेहद तेजी से सील्स बनाने लगे। समनिंग जुत्सु। रोशोमोन गड़गड़ाहट के साथ जमीन कांप उठी। धरती को चीरते हुए एक भयानक दानवी चेहरे वाला लोहे का विशाल दरवाजा जमीन से बाहर निकल आया और सीधे ओरोचिमारू के सामने खड़ा हो गया। धड़ाम धड़ाम। आग से लिपटा हुआ मुक्का उस लोहे के दरवाजे से टकराया। जोरदार कंपन और टकराने की आवाज गूंज उठी, लेकिन उससे पहले सांपों के घोंसले को पूरी तरह नष्ट कर देने की वजह से उस हमले में अब पहले जैसी क्रूर ताकत नहीं बची थी। इसीलिए वह लोहे के दरवाजे को कोई घातक नुकसान नहीं पहुंचा सका। फॉरेस्ट ऑन ऑफ डे बाहरी इलाके में लकड़ी से बने एक छोटे से शेड के नीचे मिताराशी अनको आराम से बैठी थी। उसके बाएं हाथ में अभी अभी बने गरम गरम डांगों की प्लेट थी और दाएं हाथ से वह एक एक करके सींग से डांगो उठाकर मुंह में डाल रही थी। आज के डांगो तो सच में काफी अच्छे हैं, उसने बुदबुदाते हुए कहा। लगता है दुकानदार का नया फ्लेवर काफी हिट रहा है। मुंह में बहुत ज्यादा खाना भर जाने की वजह से उसके गाल पूरी तरह फूल गए थे। उसका चेहरा थोड़ा बिगड़ सा गया था, लेकिन फिर भी वह बड़े मजे से संतुष्ट भाव के साथ धीरे धीरे चबा रही थी। तभी शू शू अचानक कोनोहा के हेडबैंड पहने 2 निंजा दूर से छलांग लगाते हुए उसके सामने आ पहुंचे। उन्होंने अनको की तरफ हल्का सा झुककर सलाम किया। अनको ताइचो, जिस व्यक्ति की जांच आपने हमें सौंपी थी वो मिल गया है। अनको ने हल्का सा सिर हिलाया। मुंह भरे होने की वजह से उसकी आवाज थोड़ी अस्पष्ट थी। क्या पता चला? कोई संदिग्ध सुराग? दोनों निंजा एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरों पर साफ गंभीरता झलक रही थी। उनमें से एक, जो कद में थोड़ा लंबा था, गहरी आवाज में बोला, आपको हमारे साथ चलकर खुद देखना चाहिए। अनको ताइचो, घास गांव का वो निंजा जिसका नाम यामानो सेइको था, वो कल ही गेस्ट हाउस के पीछे वाली पहाड़ी में मरा हुआ मिला है। क्या? अनको का चेहरा एक पल के लिए ठिठक गया। उसने झट से मुंह का सारा खाना निगल लिया और लगभग गला अटकते अटकते बची। यामानो सेइको मर चुका है? तो क्या कल वाला वो इंसान वाकई वही था? उसकी भौहें कसकर सिकुड़ गईं। उसके दिमाग में तुरंत कल की तस्वीर उभर आई। फॉरेस्ट ऑन ऑफ डे में घुसने से पहले वो घास गांव का निंजा, जिसकी जीभ असामान्य रूप से बहुत लंबी थी, तब से ही उसे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। जैसे ही सभी परीक्षार्थी फॉरेस्ट ऑन ऑफ डे में दाखिल हुए थे, अनको ने तुरंत लोगों को भेजकर उस घास गांव के निंजा की जानकारी निकलवाने को कहा था। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक वह इंसान तो पहले ही मर चुका था। पहले की सारी संदिग्ध बातें जोड़ते हुए अनको के मन में अब अपनी आशंका को लेकर काफी हद तक यकीन हो चुका था। करीब 10 मिनट बाद वह उन दोनों कोनोहा निंजाओं के साथ गेस्ट हाउस के पीछे वाली पहाड़ी पर पहुंची। वहां पड़ा हुआ शव चेहरे से बिल्कुल वैसा ही था जैसा कल उस लंबी जीभ वाले व्यक्ति का था। अनको का चेहरा और भी ज्यादा गंभीर हो गया। तो सच में ये ओरोचिमारू ही है, वह धीरे से खुद से बोली। वो आखिर चूनिन एग्जाम में क्यों घुसा है? उसका ध्यान हाथ अनजाने में उठ गया और उसने अपने बाएं कंधे के पीछे मौजूद स्वर्ग का शराब चिन्ह हल्के से छू लिया। उसके ज़हन में ओरोचिमारू के साथ बिताए पुराने दिन घूमने लगे। अनको के चेहरे पर भाव लगातार बदलते रहे। तुम दोनों, उसने गहरी आवाज में कहा, तुरंत जाकर तीसरे होकागे को इस बारे में सूचना दो। एग्जाम में गुस्सा हुआ वो नकली घास गांव का निंजा, बहुत मुमकिन है कि वही ओरोचिमारू हो। क्या? ओरोचिमारू? दोनों निंजा एक साथ चौंक पड़े। वो तो गांव का S रैंक का भगोड़ा निंजा है ना? दोनों अभी काफी युवा थे और साफ था कि उन्हें ओरोचिमारू के पुराने कारनामों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। अनको ने हाथ हिलाकर उन्हें रोका। उसका चेहरा बेहद गंभीर था। अब ज्यादा सवाल मत करो, जैसा कहा है वैसा ही करो। ये मामला तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा गंभीर है। जी,
अनको ताइचो। दोनों ने सिर झुकाकर जवाब दिया और तेजी से हुक आगे ऑफिस की दिशा में दौड़ पड़े। ओरोचिमारू, चाहे तुम जो भी साजिश रच रहे हो, अनको ने मन ही मन कहा, मैं तुम्हें यूं ही खुला नहीं छोड़ूंगी। इस बार मैं तुम्हें हर हाल में रोकूंगी, भले ही मुझे तुम्हारे साथ मरना क्यों न पड़े। उसके चेहरे पर पक्के इरादे की झलक साफ दिखाई दी। अगले ही पल वह मुड़कर पूरी रफ्तार से फॉरेस्ट ऑन ऑफ डे दिशा में दौड़ पड़ी। फॉरेस्ट ऑन ऑफ डे के पूर्वी हिस्से में इस समय नारुतो और ओरोचिमारू अब भी पूरी ताकत से भिड़े हुए थे। अभी थोड़ी देर पहले निंजुत्सु की जबरदस्त टक्कर हुई थी और अब लड़ाई पूरी तरह ताइजुत्सु में बदल चुकी थी। नारुतो ने 8 गेट्स को छठे गेट ऑफ जॉय आइन तक खोल दिया था। उसकी रफ्तार इस कदर बढ़ चुकी थी कि आंखों से पकड़ पाना भी मुश्किल हो गया था। हैरानी की बात यह थी कि ओरोचिमारू ने भी किसी अजीब तरीके से खुद की गति को इतना बढ़ा लिया था कि वह मुश्किल से ही सही, लेकिन नारुतो के साथ कदम मिला पा रहा था। वह चारों हाथ पैर जमीन पर टिकाए हुए था। किसी नए तरीके का इस्तेमाल करते हुए उसकी कमर के पीछे से एक लंबी सांप जैसी पूंछ निकल आई थी। अब उसका पूरा शरीर एक विशालकाय अजगर जैसा दिख रहा था, जो बड़े बड़े पेड़ों के बीच तेजी से फिसलता और लिपटता हुआ नारुतो की सुपर स्ट्रेंथ पंचेस से लगातार बच रहा था। धड़ाम धड़ाम, नारुतो की हर एक मुक्का एक पूरे पेड़ को जोरदार आवाज के साथ तोड़कर दूर उड़ा देता था, लेकिन हर बार उसका पंच बस जरा सा देर से पहुंचता और हवा का झोंका ओरोचिमारू के शरीर को छूता हुआ आगे निकल जाता। ओरोचिमारू ने मौका देखते ही अपनी गर्दन को पूरे 180 डिग्री मोड़ लिया। उसने अपना फटा हुआ मुंह खोला और अपनी जीभ को तेजी से नारुतो की तरफ झटका। हवा में लहराती हुई वह लाल जीभ पल भर में एक विशाल अजगर में बदल गई और सीधा नारुतो के चेहरे की तरफ झपट पड़ी। उस वक्त नारुतो के दोनों पैर अभी जमीन पर टिके ही थे। उसे बचने का मौका तक नहीं मिला और अजगर ने उसकी कमर को कसकर जकड़ लिया। भयानक दबाव महसूस होते ही उसकी कमर में तेज दर्द दौड़ गया। दांत भींचते हुए उसने कराह को रोका। ओरोचिमारू, नारुतो ने दर्द सहते हुए कहा, सोचा नहीं था कि तुम खुद चलकर मेरे सामने आ जाओगे। उसने जोर से दहाड़ लगाई। एक हाथ से उसने अजगर के शरीर को पकड़ लिया और पूरी ताकत से पीछे की ओर खींचा। छपाक! ओरोचिमारू उस भयानक ताकत को झेल नहीं पाया। उसका शरीर एक झटके में पीछे की ओर खींच गया। अब मेरी बारी। नारुतो ने दायां मुक्का कसकर भींच लिया। भारी मात्रा में चक्र उसके चेहरे पर इकट्ठा होने लगा। धड़ाम! उसने पूरी ताकत से मुक्का ओरोचिमारू के चेहरे पर दे मारा। उसकी गाल की हड्डी अंदर की ओर धंस गई। अगले ही पल एक दर्दनाक चीख के साथ ओरोचिमारू का शरीर हवा में उड़ता चला गया। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी नहीं, नारुतो गुस्से से चिल्लाया। जब ओरोचिमारू 10 मीटर से ज्यादा दूर उड़ चुका था, उसी वक्त नारुतो ने उसकी अजगर बनी जीभ को बाएं हाथ से पकड़ लिया। पूरी ताकत से पीछे की ओर खींचते ही ओरोचिमारू एक बार फिर अपना संतुलन खो बैठा और घिसटता हुआ वापस नारुतो की तरफ उड़ाया। ओह! जैसे ही नारुतो एक और सुपर स्ट्रेंथ पंच मारने वाला था, तभी ओरोचिमारू ने अचानक अपना मुंह खोल दिया। उसके मुंह से एक तेजधार लंबी तलवार निकल आई, जो सीधी नारुतो के सीने की ओर बिजली की रफ्तार से बढ़ी। उस तलवार को नारुतो अच्छी तरह पहचानता था। उसका नाम था कुसानागी तलवार। यह पूरे निंजा जगत में बेहद खतरनाक हथियारों में गिनी जाती थी। सिर्फ असाधारण तेज ही नहीं, बल्कि इसे यूजर की इच्छा से नियंत्रित भी किया जा सकता था। इसी वजह से नारुतो ने लापरवाही नहीं की। उसने तुरंत ओरोचिमारू की जीभ छोड़ दी, एक बैक फ्लिप लगाकर तलवार के हमले से बचा और हवा में ही एक लात ओरोचिमारू के पेट में जड़ दी। धड़ाम! हालात इतने खतरनाक होने के बावजूद नारुतो ने इस बार सुपर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं किया। फिर भी ओरोचिमारू ऊंचाई में उछलता हुआ आसमान की ओर उड़ गया और उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल पड़ी। शैडो स्नेक हैंड्स हवा में रहते हुए ओरोचिमारू ने दायां हाथ लहराया। उसका हाथ अजगर में बदल गया और दूर खड़े एक बड़े पेड़ के तने से लिपट गया। जैसे ही उसकी बांह सिकुड़कर वापस आई, उसका शरीर भी खींचता हुआ उसी पेड़ की तरफ उड़ गया। ये कमबख्त 9 पूंछ वाला बच्चा इतना मुश्किल क्यों है? ओरोचिमारू मन ही मन झुंझलाया। अगर इस वक्त मेरी कुछ ताकतें सील न होती तो मैं अभी इसी पल इस बच्चे को मार चुका होता हूँ। पेड़ की एक मोटी शाखा पर खड़ा ओरोचिमारू अपनी आंखें फैलाए हुए सीधे नारुतो को घूर रहा था। छोड़ो, ओरोचिमारू ने मन ही मन सोचा, इस तरह का इंसान अपनी ही एम्बिशन रखता है। वो शायद मेरी योजना में दखल नहीं देगा। आज जिस शरीर का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो भी अब लगभग अपनी सीमा पर पहुंच चुका है। बेहतर होगा अभी के लिए पीछे हट जाऊं। हाँ, अभी के लिए निकलता हूँ। ये कहते हुए ओरोचिमारू बड़े पेड़ के तने से लिपट गया। उसका शरीर अजीब तरीके से मरोड़ खाता हुआ नीचे की ओर सरकने लगा। अगले ही पल वह जमीन के अंदर घुस गया और वहीं से पूरी तरह गायब हो गया। क्या वो चला गया? नारुतो ने जब ओरोचिमारू को अपनी नजरों से ओझल होते देखा, तभी जाकर उसकी कसकर बंधी हुई नसें थोड़ी ढीली पड़ी। उसने तुरंत 8 गेट्स की अवस्था को जी छू कर दिया। वह पास के पेड़ के तने का सहारा लेकर झुक गया और लगातार गहरी सांसें लेने लगा। आखिरकार ये तो बस इमरजेंसी थी। ओरोचिमारू वाकई मरने वाला नहीं है। इतना पीटने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ
हुआ, नारुतो ने दांत कसकर भींच ली। उसके माथे से बड़े बड़े पसीने की बूंदें बारिश की तरह लगातार टपक रही थीं। ये पहली बार था जब उसने 8 गेट्स का छठा गेट खोला था, और वो भी लगातार हाई इंटेंसिटी लड़ाई में करीब 20 मिनट तक। उसका शरीर काफी पहले ही ओवरड्राइव में जा चुका था। मांसपेशियों में लगातार झटके आ रहे थे और कहीं कहीं फटने जैसी तेज पीड़ा भी महसूस हो रही थी। ओरोचिमारू के बारे में अब तक जो समझ बनी थी उसके आधार पर नारुतो अंदाजा लगा सकता था। इस वक्त का ओरोचिमारू भले ही अपने भविष्य वाले रूप जितना खतरनाक न हो, लेकिन उसके पास अब भी कई ऐसे तरीके थे जो उसने अभी इस्तेमाल ही नहीं किए थे। इमरजेंसी आखिरकार इमरजेंसी ही होती है। इस समय नारुतो अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा था। वो बस एलीट जोनिन के दायरे के आसपास घूम रहा था। इतनी देर तक इस हाल में टिके रहना ही अपने आप में उसकी सीमा का सबूत था। हालांकि फ्लाइंग थंडर गॉड वह कभी भी इस्तेमाल कर सकता था, इसलिए उसकी जान को तुरंत कोई खतरा नहीं था। और उसके पास अब भी विंड स्टाइल रासेनगन जैसा त्रुप का इक्का मौजूद था जो उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन नारुतो यहाँ ओरोचिमारू से जान की बाजी लगाने नहीं आया था। वो तो बस उससे सहयोग की बात करना चाहता था। जब बातचीत एक ही रास्ते पर नहीं आ सकी तो नारुतो ने भी तय कर लिया, आगे का मौका का देखकर वह अपने ही तरीके से दांजो की जिंदगी का अंत करेगा। सूरज धीरे धीरे पहाड़ी के पीछे ढलने लगा। शाम का वक्त आ चुका था। नारुतो एक बड़े पेड़ के सहारे बैठ गया और आंखें बंद करके काफी देर तक आराम करता रहा। जब आसमान धीरे धीरे अंधेरे में बदलने लगा तभी वह उठा। कमजोर शरीर को घसीटते हुए वह साकुरा और सास्के की दिशा में चल पड़ा। हालांकि इस समय नारुतो बेहद थका हुआ था, शरीर भी बुरी तरह टूट चुका था और उसका मन बस सो जाने का कर रहा था। लेकिन अभी साकुरा और सास्के दोनों ही बेहोशी की हालत में थे। इस तरह के खतरनाक माहौल में अगर कोई निगरानी करने वाला न हो तो वे आसानी से किसी के भी शिकार बन सकते थे। ऊपर से दोपहर में नारुतो और ओरोचिमारू की लड़ाई ने इतना ज्यादा शोर मचाया था कि आसपास कई परीक्षार्थी पहले ही इस इलाके में छिपकर नजरें गड़ाए बैठे थे। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर नारुतो, साकुरा और सास्के यहाँ रुककर कैंप करते तो मुमकिन था कि कई जोड़ी आंखें उन्हें घूर रही हों। बॉस, मुझे तो वो तीनों बच्चे कुछ ठीक नहीं लग रहे। 2 तो अब तक बेहोश ही हैं और तीसरा भी काफी कमजोर दिख रहा है। सही कह रहा है बॉस, क्यों ना इसी मौके पर तीनों को खत्म कर दें। उनके पास के स्क्रॉल्स भी हमें मिल जाएंगे, क्या कहते हो? घने पेड़ों के झुरमुट के बीच 3 निंजा धीमी आवाज में साजिश रच रहे थे। उनके चेहरे गैस मास्क से ढके हुए थे और शरीर पर हल्के पीले रंग की जंप सूट जैसी वर्दी थी। यह साफ नहीं था कि वे किस छोटे देश से आए थे। मुझे तो ठीक लग रहा है। उनमें से एक, जिसके बाल फूले हुए थे, सिर हिलाकर बोला, ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद तीनों झाड़ियों के बीच से धीरे धीरे सरकते हुए नारुतो की ओर कदम बढ़ाने लगे। असल में ऐसा सोचने वाले सिर्फ वही 3 नहीं थे, और भी कई टीमों के निंजा यही मौका तलाश रहे थे। लेकिन दोपहर में नारुतो की वो डरावनी ताकत देखने के बाद ज्यादातर लोग इतनी आसानी से हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वे बस इंतजार कर रहे थे कि कोई और टीम पहले जाकर जांच करे और फिर मौका देखकर खुद स्क्रॉल छीन ले। हे। कोनोहा के बच्चों, जल्दी से अपने स्क्रॉल्स निकालो, वरना आज तुम तीनों में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। तीनों गैस मास्क पहने निंजा पीछे से एक साथ कूद पड़े और सीधे नारुतो की टीम की ओर झपट पड़े। एक कदम में आगे बढ़ते हुए वे लोग नारुतो की टीम की दिशा में पास आने लगे। चलते चलते उनके दोनों हाथों ने साथ साथ हैंड साइन बनाए और उन्होंने अपना सबसे पसंदीदा निंजुत्सु इस्तेमाल कर दिया। अचानक एक के बाद एक जुड़े हुए नकाबपोश आदमी प्रकट होने लगे। उनके चेहरे लगभग बिल्कुल उन्हीं तीनों जैसे थे, लेकिन उनकी हरकतें अजीब तरह से बेहद धीमी थीं। वे बस जड़ से कदम उठाते हुए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे थे। ये शैडो क्लोन है क्या? देखने में तो नहीं लग रहा। नारुतो ने पलकों को हल्का सा उठाया, उन नकाबपोशों को देखा और भौहें सिकोड़ते हुए बुदबुदाया। वह अब भी बड़े पेड़ के सहारे बैठा हुआ था। उसने दोनों हाथों से शैडो क्लोन जुत्सु के हैंड साइन बनाए। अगले ही पल नारुतो जैसे ही दिखने वाले 3 शैडो क्लोन उसके बगल में प्रकट हो गए। जाओ, जाकर इनसे निपटो, एक भी मत छोड़ना और मुझे आराम करने में डिस्टर्ब मत करना। नारुतो ने हाथ हिला दिया। ओके। तीनों क्लोन एक साथ बोले। वे जमीन से उछलकर सीधे उस बड़े झुंड की ओर दौड़ पड़े। छप छप छप, फट फट फट। तीनों शैडो क्लोन ने जरा भी मेहनत के बिना सामने मौजूद ढेर सारे नकाबपोशों को गिरा दिया। आखिरकार शैडो क्लोन भी नारुतो के बराबर की एलीट जोनिन लेवल ताकत रखते थे। ऐसे सुस्त और धीमे दुश्मनों से हारने का तो सवाल ही नहीं था। लेकिन तभी एक बेहद डरावना दृश्य सामने आया। जिन नकाब पोशों को कुनाई से मारा गया था या जमीन पर गिराया गया था, उनके जख्मों से छप छप करके ढेर सारा पानी बहने लगा और वही पानी पल भर में एक नया नकाब पोश बनकर अलग हो गया। सिर्फ आधे मिनट के अंदर तीनों शैडो क्लोन ने लगभग सैकड़ों नकाब पोशों को गिरा दिया। लेकिन उनकी संख्या कम होने के बजाय और भी कई गुना बढ़ गई। सैकड़ों नए नकाब पोश धीरे धीरे नारुतो की तरफ घेरा बनाते हुए बढ़ने लगे। हे। कोनोहा का बच्चा, अपना रवैया थोड़ा ठीक कर लो। हम मानते हैं आज दोपहर का तुम्हारा परफॉर्मेंस
वाकई चौंकाने वाला था, लेकिन हमारी संख्या इतनी आसान नहीं है संभालने के लिए। नकाब पोशों की भीड़ से अजीब सी हंसी गूंज उठी। उनके लगातार बनते नए शरीर एक साथ टूट पड़े और तीनों शैडो क्लोन को नीचे दबा लिया। अगले ही पल तीनों क्लोन पूरी तरह खत्म हो गए। ये लोग आखिर किस गांव के निंजा हैं? ऐसी घटिया लेकिन खतरनाक एबिलिटी कैसे हो सकती है? मुझे लगता है ये किसी तरह का इल्यूजन नंबर है, लेकिन बेसिक इल्यूजन से अलग है। सच में काफी परेशान करने वाला है। थोड़ी दूरी पर झाड़ियों के बीच छिपे कुछ निंजा धीमी आवाज में आपस में चर्चा कर रहे थे। नकाब पोशों की ठ्याव भरी बातें सुनकर नारुतो ने आखिरकार अपनी आंखें पूरी तरह खोल दी। उसने उन्हें बिना किसी परवाह के देखा। मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हें इज्जत दूं? तुम लोग होते ही क्या हो? बस चोरी छिपे फायदा उठाने वाले, घटिया काम करने वाले लोग हो। कहते कहते नारुतो ने अपना दायां हाथ हल्का सा उठाया। उसकी हथेली में एक घूमता हुआ नीला चक्रा का गोला तेजी से घूमने लगा। जैसे ही उसने अपने शरीर की विंड स्टाइल चक्रा उस गोले में डाली, तुरंत कानों को चीर देने वाली भयानक भनभनाहट गूंज उठी। आवाज इतनी तेज थी कि सुनने वालों के कान दर्द से भर गए। ठीक है, यही है तुम्हारे लिए मेरा सही रवैया। लो, एक बड़ा तोहफा ले लो। विंड स्टाइल रासेन शुरिकेन रासेनगन के चारों ओर चार बेहद तेजी से घूमते हुए धारदार पंख उभर आए। पूरा जुत्सु एक विशाल शुरिकेन की तरह दिख रहा था, जो नारुतो के हाथ में तेजी से घूम रहा था। उससे निकलती कानों को चीर देने वाली भनभनाहट लगातार तेज होती जा रही थी। नारुतो खड़ा तक नहीं हुआ। उसने बस हाथ घुमाया और पूरे दम से विंड स्टाइल रासेन शुरिकेन उन नकाबपोशों की ओर फेंक दिया। सावधान, सब लोग हटो। इल्यूजन क्लोन के पीछे छिपे असली नकाबपोश डर से कांप उठे। चिल्लाकर चेतावनी देते हुए वे भी तेजी से एक बड़े पेड़ के पीछे कूद गए। बीचों बीच रासेन शुरिकेन फट पड़ा। तेज चमकदार रोशनी आसपास फैल गई। धमाका, भूम। करीब 30 मीटर के दायरे तक सब कुछ उस भयानक रोशनी में डूब गया। तेज रोशनी के दायरे में मौजूद हर एक चीज भयानक जोरदार झटके से टकराई। उस पूरे इलाके के बड़े बड़े पेड़ मानो काट दिए गए हों। तने बीच से टूटे और एक तरफ झुकते हुए गिर पड़े। चारों तरफ दर्द भरी चीखें गूंजने लगीं। आह! लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन 3 नकाबपोशों के असली शरीर इस तबाही से नहीं बच पाए। दूर से छिपकर सब देख रहे प्रतियोगी निंजा इस नजारे को देखकर पूरी तरह सन्न रह गए। उनकी पीठ से बहता ठंडा पसीना कपड़ों तक को भिगो चुका था। हे भगवान, ये आखिर किस लेवल का बंदा है? इतनी भयानक ताकत कैसे हो सकती है? और वो पीले बालों वाला लड़का, वो सच में चूनिन एग्जाम देने आया है क्या? मेरे हिसाब से तो उसकी ताकत देखकर लगता है वो सीधा जॉनिन बन सकता है। बस करो यार, जब तक वो पीले बालों वाला हमें नोटिस न करे। चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं। अगर उसने हमें भी ऐसा ही एक अटैक दे दिया तो खेल खत्म। चारों ओर छिपी हुई निंजाओं की टीमें अब पीछे हटने का मन बना चुकी थी। वे चुपचाप पीछे की ओर सरकने लगे, इस डर से कि कहीं कोई आवाज न निकल जाए और उस पीले बालों वाले की नजर उन पर न पड़ जाए। जब रासेन शुरिकेन की तेज रोशनी धीरे धीरे खत्म हुई तो पहले मौजूद सैकड़ों हजारों नकाबपोश क्लोन पूरी तरह गायब हो चुके थे। जमीन पर सिर्फ 3 असली नकाबपोशों की लाशें चुपचाप पड़ी थीं। उनके शरीर का हर एक हिस्सा कटने के निशानों से भरा हुआ था। ये जख्म ऊपर से बहुत गहरे नहीं दिखते थे, लेकिन उनकी संख्या और बारीकी डर पैदा कर देने वाली थी। हालांकि सबसे डरावनी चीज बाहरी चोटें नहीं थीं। अगर इस वक्त कोई मेडिकल निंजा उनकी लाशों की जांच करता तो साफ पता चलता कि उनके शरीर के अंदर हर एक सेल और हर एक चक्रा चैनल पूरी तरह चीर दिया गया था, मानो हजारों नैनो लेवल ब्लेड शरीर के अंदर घुसकर हर चीज को काट चुके हों। हर कोई ऐसा नहीं होता जिससे तुम पंगा ले सको। इतने खुले माहौल में थोड़ा संभल कर रहना सीखो। नारुतो ने पलकों को हल्का सा उठाया, फिर सिर को पीछे टिकाया और उन 3 लाशों को एक आखिरी नजर से देखा। इसके बाद वह पेड़ के सहारे आंखें बंद करके आराम करने लगा। 8 गेट्स खोलने का मतलब जिंदगी की ताकत खर्च करना होता है। इस वक्त नारुतो का शरीर काफी थका हुआ था, लेकिन उसकी निंजुत्सु क्षमता अब भी पूरी तरह काम कर रही थी। और वैसे भी रात की पहरेदारी शैडो क्लोन संभाल सकते थे। असली शरीर आराम कर सकता था। आराम आराम। जैसे ही नारुतो शैडो क्लोन का हैंड साइन बनाने ही वाला था, तभी दूर से एक परछाई तेजी से छलांग लगाती हुई आई और उसके सामने कुछ दूरी पर उतर गई। वह औरत जालीदार फिशनेट ड्रेस पहने हुए थी, जिससे उसकी छाती का उभार काफी उभरा हुआ दिख रहा था। उसके ऊपर हल्के पीले रंग का कोट था, जो उसकी मौजूदगी को थोड़ा डरावना सा बना रहा था। अंको मिताराशी ने सिर घुमाकर उन 3 नकाबपोशों की लाशें देखी और हैरानी से भौहें चढ़ा ली। इतनी गंभीर चोटें, ये कैसे हो सकता है? यह पक्का हो जाने के बाद कि वे तीनों पूरी तरह मर चुके थे, उसने फिर नजर घुमाई और सीधे नारुतो की आंखों में देखा। अंको समझ चुकी थी कि मामला क्या है। जिस दिन से नारुतो ने निंजा एकेडमी से ग्रेजुएट होकर 2 खतरनाक टेक्निक सीख ली थी, उसका नाम पूरे कोनोहा में फैल चुका था। इसी वजह से अंको के लिए वह कोई अनजान शख्स नहीं था। यहाँ तक कि चूनिन एग्जाम के दूसरे चरण की जिम्मेदारी संभालने से पहले तीसरे होकागे हिरुजेन सरुतो भी खास तौर पर उसे कह चुके थे, नारुतो पर नजर रखना। चूनिन एग्जाम के बाद उसे आनबू में शामिल किया जाना था। नारुतो, क्या इन तीनों को तुमने मारा है? अंको आगे बढ़ी और झुककर उससे पूछा। नारुतो ने सिर हिला दिया। हाँ, ये लोग मुझसे पंगा लेने आए थे, तो फिर उन्हें अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ी। इससे एग्जाम के नियम तो नहीं टूटे ना, अंको सेनपाई? अंको
अंको ने सिर हिलाया। नहीं, नियम नहीं टूटे, चिंता मत करो नारुतो, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आई हूँ। ये कहते हुए उसने पीछे की ओर इशारा किया, उस जंगल की तरफ जो पूरी तरह तबाह हो चुका था। वहाँ क्या हुआ था? नारुतो और ओरोचिमारू आपस में आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक लड़े थे, लेकिन इसके बावजूद उन दोनों में से कोई भी जीत हासिल नहीं कर, और आसपास का भौगोलिक हाल देखकर ही समझ आ जाता था कि वहाँ क्या हुआ होगा। पूरा इलाका पहले ही बुरी तरह तबाह हो चुका था। कहीं बड़े बड़े पेड़ सीधे टूटकर गिर चुके थे, तो कहीं वे मुड़कर टेढ़े मेढ़े हो गए थे। यहाँ तक कि जमीन भी गड्ढों से भरी हुई थी। हर जगह भारी लड़ाई के निशान साफ दिख रहे थे। हाँ, ये सब मैंने दोपहर में एक बंदे से लड़ते हुए किया था, नारुतो ने बिल्कुल सच्चाई से जवाब दिया। अंको की आंखों में अनजाने में हैरानी की एक झलक उभर आई। इतने बड़े इलाके को इस हालत में पहुंचा देना, लड़ाई कितनी जबरदस्त रही होगी, ये आसानी से समझा जा सकता था। नारुतो, तुम दोपहर में आखिर किससे लड़ रहे थे? यहाँ सब कुछ ऐसा क्यों हो गया? अंको ने बेचैनी से पूछा। खबर मिलते ही वह अकेले ही डेथ फॉरेस्ट की ओर दौड़ पड़ी थी, लेकिन जंगल इतना बड़ा था कि ओरोचिमारू को ढूंढना समंदर में सुई ढूंढने जैसा था। अगर नारुतो और ओरोचिमारू की लड़ाई इतनी जोरदार न होती कि उसकी हलचल दूर से दिखाई दे जाए, तो शायद अंको अब तक यह जगह भी न ढूंढ पाती।